तो एबे आमे आरंभ करबा ओटीवी फोरसाइट 2022 रो आजिर आमर प्रथम अधिवेशन आम सहित दिल्ली रु जोड़ी होछंती केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री तोमर एबे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रो दायित्व रे रहिछंती। कार्य व्यस्तता जोगु श्री तोमर आम सहित फिजिकली तो उपस्थित रही पारु नाहंती, किंतु ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज इनॉग्रेशन एड्रेस वर्चुअली। तो टॉपिक बा जो संदर्भ रही आलोच्य विषय वस्तु जहाँ रही इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ड्यू टू पैंडेमिक अर्थात महामारी जोगु कृषि एवं कृषकों ऊपर पड़िथिबा प्रभाव। It is an absolute honor to have with us as our chief guest, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji. May I request you, sir, to please honor us with the inaugural address. सभी को नमस्कार। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित, हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य सदगुरु श्री जग्गी वासुदेवन जी, कार्यक्रम की आयोजक और ओटीवी की एमडी आदरणीय श्रीमती जग्गी मंगत पांडा जी, आदरणीय सारंगी जी, आदरणीय गणेश्वर मेहरा जी, आदरणीय नारायण रेड्डी जी, आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, आदरणीय हरित नागपाल जी, संदीप जी, आदित्य प्रकाश जी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव, बहनें और उपस्थित सज्जनों, आज ओटीवी अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे ओटीवी परिवार को और जो दर्शकों का एक बड़ा परिवार होता है, उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओटीवी उड़ीसा का बहुत अच्छा और लोकप्रिय चैनल है और 25 वर्ष सफलतापूर्वक ओटीवी ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया है। किसी भी संस्था, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को लेकर 25 वर्ष की पूर्णता यह निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अवसर होता है। इस सुखद अवसर पर आज ओटीवी परिवार उपस्थित है। उनके मन में जो उल्लास है, खुशी है, उसको मैं महसूस कर सकता हूं और उनके आनंद में भागीदार होते हुए मुझे इस मौके पर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं जय पांडा जी को, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में रहने के लिए कहा और ओटीवी परिवार के हजारों हजार लोगों के रूबरू होने का ये अवसर उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में सदगुरु जी जुड़े हुए हैं। जहां पर सदगुरु जी की मौजूदगी हो, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। हम सभी जानते हैं सदगुरु जी हमारे देश के बड़े आध्यात्मिक संतों में हैं। पूरा देश और दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन संतत्व के रहते हुए भी आम व्यक्ति का योग्य रूप से निर्माण हो, वह सदमार्ग पर चले,
और पृथ्वी और समाज के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम कैसे स्वीकारें, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, प्रकृति की भी रक्षा करें, देश की भी रक्षा करें, आध्यात्म की उन्नति करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इस दृष्टि से जो योगी जी का योगदान है, सदगुरु जी की भूमिका है, उस भूमिका को इस अवसर पर मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूं और उनके चरणों में निश्चित रूप से नमन करता हूं। ओटीबी एक उड़िया क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवार है। इस परिवार ने 1997 में अपनी यात्रा प्रारंभ की और लोकतंत्र में जो मीडिया की भूमिका है, उस भूमिका को ठीक प्रकार से निभाने में निश्चित रूप से सफलता अर्जित की है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में मीडिया का बहुत महत्व है। मीडिया यदि देश को सकारात्मक दिशा देना चाहे तो दिशा सकारात्मक भी हो सकती है और उसको अपनी लोकप्रियता के लिए नकारात्मक रुख अख्तियार करे तो नकारात्मक दिशा भी हो सकती है। दोनों के ही देश पर फर्क रहने वाले हैं और इसलिए हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि सच को रखते हुए हमारी दिशा सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से चैनल के लिए भी महत्व होता है और देश के प्रति भी जो हमारी जवाबदारी है, उस जवाबदारी का निर्वहन करने में निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। मुझे प्रसन्नता है ओटीबी उड़ीसा के क्षेत्र में अपनी इसी प्रकार की सच्चाई से ओतप्रोत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है और इसी भूमिका के परिणाम स्वरूप आज वह उड़ीसा का प्रथम स्थान का चैनल है। सबसे अधिक लोग ओटीवी को देखने में अपने को अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। यह मैं समझता हूं कि ओटीवी परिवार के प्रयत्नों की बड़ी सफलता है और इस सफलता को मैं निश्चित रूप से सलाम करता हूं। आज हम सब भारतवासियों के लिए एक तौर से महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब 21वीं सदी में हैं और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और इसलिए जब हम देश को और पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपने हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वह वाक्य एक दिन निश्चित रूप से सच होने वाला है और इस प्रक्रिया में पूरा देश आज लग गया है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह भी उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब हम दूसरों की चीजों पर ही गौरव करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि लोकल के लिए वोकल हो और अपनी पर गौरव करो, तो देश में निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की स्पिरिट पैदा हुई। और आपने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जितने भी अभियान अपने हाथ में लिए, उनकी लगातार यह कोशिश रही कि इसमें जन भागीदारी हो और जनता के द्वारा इन अभियानों को पूर्णता मिले। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक लंबे कालखंड के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनकी देश में अपील है, अपील की स्वीकारोक्ति है और उसके परिणाम स्वरूप अच्छा प्रसाद
आज हमें सबको मिल रहा है, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी तो पूरा देश ऐसे मानो अपना काम है उठकर खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप देश ओडीएफ हुआ। अब ओडीएफ प्लस की ओर हम बढ़ रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी स्वच्छता बढ़े, इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो रहा है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इस दिशा में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और स्वच्छता का जो उच्चतम मानदंड है उसको भारत प्राप्त करे, इस दिशा में पूरा देश जागरूक है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी भागीदारी आज इस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हम सबको ध्यान में है, हम कोरोना संकट से उबरते जा रहे हैं। जब कोरोना महामारी का विषय था तो निश्चित रूप से पूरा देश भी चिंतित था और दुनिया भी चिंतित थी और ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाए, उन कदमों के साथ जनता जुड़ी और हमने अपने देश के अनुशासन को भी मजबूत किया, अनुशासन का पालन भी किया। जो साधन खड़े करने चाहिए थे समय रहते उन साधनों को खड़ा किया। उन सब साधनों को खड़ा करने में प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक की भागीदारी सुनिश्चित हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर पर हम सब जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन मिलने में भारत को 20 वर्ष लग गए थे। जब ये कोरोना महामारी थी तो ऐसा लगता था इसका वैक्सीन हमें मिलेगा तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। भारत ने अपना वैक्सीन बनाया, दुनिया में उसे मान्यता प्राप्त हुई और आज हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि 250 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन का डोज लगाने में सफलता प्राप्त की है। जो इलाज की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खड़ा करने का एक सद प्रयत्न किया है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत में वो सब कुछ है जो दुनिया में उपलब्ध है, बस भारत को जगाने की आवश्यकता है। भारत इस दिशा में जग रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि विकास की समग्र विकास और संतुलित विकास इस कल्पना को साकार करना आवश्यक होता है। एक लंबे कालखंड तक विकास की दृष्टि से भी असंतुलन खड़ा हो गया था। हम उड़ीसा राज्य को देखें, झारखंड राज्य को देखें, छत्तीसगढ़ राज्य को देखें। अब ये राज्य ऐसे देखें तो खनिज संपदा से सबसे अमीर राज्य हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं राज्यों में है। और इसलिए पिछले बार भारत सरकार ने एमएमडीआर एक्ट को अमेंड किया और जो माइंस हैं उनको ऑक्शन पर लेके आए। इसके कारण आज राज्य सरकारों को अच्छा पैसा मिल रहा है। राज्य सरकारें उस पैसे को गरीब के कल्याण में लगा रही हैं, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है और इन क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास का संतुलन बन सके, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे आईआईएम और आईआईटी खोलने का मामला हो, चाहे एम्स चालू करने का मामला हो, चाहे और लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो। इस असंतुलन को समाप्त करना और इन क्षेत्रों में विकास के काम खड़े करना यह मोदी सरकार की निश्चित रूप से प्राथमिकता है। हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र एक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूरस्थ है, दुर्गम है, लंबे समय से
पैसा होने के बाद भी वह विकास की बाट जो रहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने कार्यकाल में लगातार इस बात की कोशिश की नॉर्थ ईस्ट के हर छोटे से छोटे प्रांत में वो जाएं। एक बार नहीं कई बार गए और उन्होंने सुनिश्चित किया केंद्र सरकार का हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाए, वहां पर अपने विभाग के माध्यम से जो किया जा सकता है वो करे। और इस बार के बजट में भी अगर हम देखेंगे तो 1500 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से प्रावधान करके रखा हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से कोशिश है कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोजगार के अवसर खड़े हों। लगभग सरकार इस पर 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इस बार भारत सरकार का बजट यह भी निश्चित रूप से 14% की वृद्धि करके रखा गया है और हर क्षेत्र में यह कोशिश की गई है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गरीब का क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय विकास हो, सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से व्यवस्था बन सके। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हमारे आधी आबादी बैंकिंग से ही जुड़ी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना प्रारंभ की। जनधन योजना के माध्यम से लोगों को अकाउंट खुले। आज अकाउंट खुल गए हैं, इसके कारण बड़ा बदलाव आया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता मिलती है। अभी तक इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में जमा किया है। अब सोचिए कि अगर जनधन अकाउंट नहीं होता, आधी आबादी बैंकिंग से जुड़ी नहीं होती, तो आज ये डीबीटी के माध्यम से 1,82,000 करोड़ रुपया हम कैसे पहुंचा पाते। ये 1,82,000 करोड़ रुपया प्राप्त करने में किसान को कितनी मुश्किलात भुगतना पड़ती। तो ऐसी स्थिति में आज पारदर्शिता के लिए भी जो काम हो रहा है वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, निश्चित रूप से हम सब भलीभांति जानते हैं कृषि का क्षेत्र भारतवर्ष के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि की अर्थव्यवस्था यह हमारे देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। जब कभी भी देश पर संकट आया है या प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, तो इस अर्थव्यवस्था ने भारत का साथ दिया है। पहले भी एक बार मंदी का दौर आया था, तब भी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने हमारे देश को खड़ा रहने में मदद की थी। और अभी हाल ही में कोविड संकट आया, तो इसमें भी दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। बड़े बड़े स्वचालित कारखाने वो बंद हो गए, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे किसान ने घनघोर परिश्रम किया। जब लॉकडाउन था तब फसल कटाई के लिए खड़ी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक छूट प्रदान की। किसान ने फसल की कटाई का काम किया। क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर भारत सरकार ने उनके उत्पादन को खरीदने का काम किया। और मैं उस समय देख रहा था कि कटाई हो गई है, खरीद हो गई है, लेकिन लोग भयग्रस्त हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, तो ग्रीष्मकालीन फसलों की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने पहले से अधिक खरीद की और किसान ने ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें थी उनकी बुआई भी गत वर्ष से अधिक की। यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानी की जो ताकत है, यह इस बात का परिचायक है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन अगर ये मेरुदंड मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और ये मेरुदंड हमारी हमेशा सहायता करेगा। आज कृषि के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है।
मैं इस अवसर पर किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस कंट्री हैं। कृषि के क्षेत्र के जितने उत्पाद हैं, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम देखें तो हम या तो पहले पायदान पर खड़े हैं या हम दूसरे पायदान पर खड़े हैं। निर्यात की स्थिति को भी अगर हम देखें तो कोविड के इस कालखंड में भी निर्यात बढ़ा है और पहले 10 देशों में भारत का स्थान बना है और हमारी कोशिश है कि निर्यात की दृष्टि से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता इतनी बढ़े कि आने वाले कल में हम पहले 5 देशों में भारत शामिल हो जाए निर्यात की दृष्टि से। यह भारत सरकार की निश्चित रूप से कोशिश है। कृषि के क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ जो छोटे किसानों के लिए एक तौर से बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है। इसके नतीजे भी निश्चित रूप से आने वाले कल में देश की खेती को मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी आई और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, इसके लिए अपने नियम और इस पर भी काम प्रारंभ हो रहा है। इससे निश्चित रूप से किसान को फायदा भी होगा। जो पेस्टिसाइड इत्यादि के छिड़काव करने में मनुष्य के शरीर पर भी दुष्प्रभाव होता था और वेस्टेज भी होता था, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग, यह निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी भारत सरकार ने प्रावधान किया है और सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रा ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया। कुल मिला के अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम देखें तो ध्यान में आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है और इसमें इंफ्रा फंड में सभी राज्य शामिल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोगों की कोशिश है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान करें, जिसका फायदा निश्चित रूप से किसान को और किसानी को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम सबकी कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े और इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं पिछले दिनों श्रीनगर में था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है। मैं केसर के किसानों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, तो वहां पर भारत सरकार ने एक सैफरन पार्क बनाया है जिसमें केसर को प्रोसेस किया जा सकता है। तो उस किसान ने खड़े होकर हमको कहा कि पहले हम केसर की खेती करते थे तो केसर का मूल्य 1 लाख रुपया किलो हमको मिलता था। जब से सैफरन पार्क भारत सरकार ने बनाया है, अब हमारी केसर का मूल्य 2 लाख रुपया किलो हो गया है। मतलब कहने का आशय यह है कि कुल मिला के किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस दिशा में टेक्नोलॉजी का और भारत सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार के क्रियान्वयन का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। जब कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से 2-3 प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तो किसान की लागत कम हो, इस पर काम करने की जरूरत है। किसान को अपने उत्पादन का वाजिब दाम मिले, इस बात की पर काम करने की आवश्यकता है। किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर जाए, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। किसानी नए लोगों को भी आकर्षित करे, किसानी नए युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं इसी दिशा में काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि एक कालखंड था जब हमारे को खाद्यान्न की बड़ी आवश्यकता थी और हमारे साथ तो उस समय काफी अभाव था
और इसलिए उत्पादन केंद्रित नीतियां बनी। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग प्रारंभ किया और निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप हमारी आवश्यकता की भी पूर्ति हुई और आज हम कृषि के क्षेत्र में अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं उस भूमि की उर्वरा शक्ति यह भी दिनों दिन बढ़ती रहे। हम केमिकल फर्टिलाइजर का अगर अधिक उपयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसका नुकसान जब भूमि को होगा तो आने वाले कल में किसानों को भी होगा और प्रकृति के साथ जब भी तालमेल बिगड़ता है तो समस्या तो खड़ी होती है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए भारत सरकार ने यह कोशिश की है कि केमिकल फर्टिलाइजर सीमित मात्रा में डले, आवश्यकता के अनुसार डले। इसलिए सॉयल हेल्थ चेकअप इस अभियान को पूरे देश में चलाया। 22 करोड़ कार्ड किसानों को वितरित करने का काम किया। साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर भारत सरकार ने परंपरागत खेती योजना के माध्यम से किसानों को सहायता देकर इस पे भी हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ काम किया है। और अब नेचुरल फार्मिंग पर भी भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बल है। भारत सरकार उस पर योजना बना रही है और उस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि भारत सरकार खेती के क्षेत्र में हमेशा प्राथमिकता से देखती है और प्राथमिकता से काम करती है। हमारी कोशिश है किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा और किसान और गांव दोनों समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार सकारात्मक कोशिश की जा रही है और उसका सदपरिणाम भी हम सब लोगों के सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर बहुत सारे उड़ीसा के किसान भी जुड़े होंगे। मैं उन सब को भी यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, खेती के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के काम करें। खेती के क्षेत्र में हम खूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। खेती के क्षेत्र में हम बागवानी की तरफ आएं, मधुमक्खी पालन की तरफ आएं, हर्बल खेती की तरफ आएं। जो सरकार की योजनाएं उन सब का फायदा लें। लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए खेती करते समय भूमि का संरक्षण, प्रकृति के साथ तालमेल, इसके प्रति भी हमारी प्राथमिकता बनी रहे। ऐसी मैं इस अवसर पर आप सब से प्रार्थना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र में जो मीडिया का महत्व है, वर्तमान परिवेश में देश की गति को दृष्टिगत रखते हुए ओटीवी चैनल अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएगा, जिससे न सिर्फ उड़ीसा का ही फायदा होगा अपितु पूरे देश भर का फायदा होगा और सारे मीडिया को एक अलग प्रकार की दिशा मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं पांडा परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके प्रति आदर भी करता हूं और उनका जो भावना है वो इस चैनल के माध्यम से सारे उड़ीसा में प्रभावित होगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम काम करने में सफल होंगे। पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir, for the priceless words of wisdom that only comes with decades of experience and expertise. Your good words will go a long way in motivating all of us to work harder and achieve bigger goals in life. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Chief Guest, Foresight 2022, Honorable Union Minister Shri Tomar ji. Thank you.